Hello all, welcome to Chemistry कक्षा। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में जो कि रेट पर अपना किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट पर अपना इन्फ्लुएंस डालता है। याद करो जब फर्स्ट लेक्चर में कहा था मैंने कि केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी बताया था कि कुछ रिएक्शन जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, जिसको हम करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाए, वो जल्दी हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप कॉस्ट रिडक्शन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी बन जाए। कुकिंग करते समय किचन में अगर टाइम कम होता है तो हम लोग चाहते हैं, और वैसे भी चाहते हैं टाइम सेव करने के लिए, कि कुकिंग प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसा भी है जिसको हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा स्लो स्पीड से हो, जिस स्पीड से वो नेचुरली चल रहा है उससे थोड़ा सा स्लो हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ये नहीं चाहते कि आयरन में रस्टिंग हो जाए, तो रस्टिंग का प्रोसेस हम लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा स्लो हो। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कहने का मतलब ये कि अगर आप ये समझ जाते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर एक रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, तो आप इजीली रिएक्शन को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट करने का मतलब होता है यू कैन आइदर इंक्रीज और यू कैन डिक्रीज अकॉर्डिंग टू योर नीड। What are the factors which influence rate of a chemical reaction? किसी केमिकल रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर जो है उसका अफेक्ट उस रिएक्शन के रेट पर पड़ेगा, ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है? तो सबसे पहले देयर आर मेनी फैक्टर्स, और हम ये कहेंगे क्योंकि कभी कभी इन लिस्ट के लिए भी क्वेश्चन होता है, कभी कभी जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव जब आप करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ अ रिएक्शन, ऐसा भी क्वेश्चन। So the first factor which affect rate of a reaction is concentration of reactant. पहले सारे फैक्टर्स को तुम अच्छे से ये देखो कि हमको सारा फैक्टर पहले लर्न हो जा रहा, फिर वो फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब उसके इंक्रीज से रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो बाद में बात करते हैं, एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए कि आपको सारा फैक्टर अच्छे से याद हो गया ना, कि अगर हमको ये क्वेश्चन आए कि कौन सा फैक्टर रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करता है, तो हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि बस इतना ही फैक्टर्स है जो एक केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। सो फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो भी रिएक्टेंट्स आप ले रहे हैं उसका कंसंट्रेशन कितना है वो अफेक्ट करता है। कैसे करता है उस पर हम आते हैं। और अगर सपोज करो गैसियस रिएक्शन है तो ये कंसंट्रेशन के जगह पर पार्शियल प्रेशर जो है वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा। जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो है टेम्परेचर। ये सेकेंड फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा। थर्ड फैक्टर इज कैटलिस्ट। किसी किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए आगे बात करेंगे, खास करके अगर वो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन थोड़ा स्लो होने लग जाता है, वहां कैटलिस्ट का क्या रोल है रिएक्शन के रेट पर वो भी बात करेंगे। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। लेकिन सरफेस एरिया जो है वो सारे तरह के रिएक्शन के लिए रोल इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन में सरफेस एरिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी बात करेंगे। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इस चीज को थोड़ा बहुत तुम शुरू में भी पढ़े, जब हम बता रहे थे तुमको एकदम फर्स्ट लेक्चर में कि किस टाइप के रिएक्शन का रेट हम लोग पता कर पाते हैं, तो उस समय भी याद करो तुमको रिएक्टेंट के नेचर पर ही तो डिपेंड करता था कि रिएक्शन बहुत स्लो होगा या मॉडरेट रेट होगा या बहुत फास्ट होगा। जैसे बताए थे कि अगर रिएक्टेंट आपका आयनिक है जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होना, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल रिएक्टेंट। एक सिंपल आयन है जैसे NaCl था, वो खुद ही टूट रहा है वाटर में Na प्लस और Cl माइनस में ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। यू डोंट हैव टू प्रोवाइड एनी एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, और उसमें AgNO3 आप डाल रहे थे तो इमीडिएटली आपको प्रिसिपिटेट मिलता था। तो रिएक्टेंट का नेचर जितना कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी आगे बात करेंगे, रिएक्शन को होने में उतना टाइम लगेगा। और अगर रिएक्टेंट सिंपल है, ज्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग वहां पर इन्वॉल्व नहीं है, तो रिएक्शन जो है वो आपका फास्ट होगा। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लास्ट वाला बात कर रहे हैं, ये वैसे रिएक्शन के लिए है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो जो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग लैब में करते हैं
या किसी प्लांट में करते हैं, दोज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम कह रहे, प्लांट मतलब पेड़ वाला प्लांट नहीं कह रहे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो रिएक्शन हम लोग करते हैं, दोज रिएक्शंस आर जनरली थर्मोकेमिकल। क्यों थर्मोकेमिकल? क्योंकि आप हीट देते हैं और उससे आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। जो एनर्जी चाहिए प्रोसेस के लिए उसको आप हीट के फॉर्म में देते हैं। लेकिन अगर वही एनर्जी आप लाइट के फॉर्म में देते हैं, तो 11 में पढ़े हो कि लाइट के पैकेट्स को हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। फोटो वर्ड का मतलब ही है लाइट, है ना। तो अगर फोटो केमिकल रिएक्शन के लिए बात करते हो, जहां लाइट देकर के आप एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो लाइट का जो इंटेंसिटी है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, और यू कैन से मतलब, अब जैसे मान लो सपोज करो क्लाउडी वेदर, जैसा आज का वेदर है, अगर ऐसे वेदर में हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का स्पीड क्या बड़ा फास्ट होगा या थोड़ा स्लो होगा, तो सबको ये बात समझ में आएगा कि आज के जैसे क्लाउडी वेदर में दो चीज प्लांट से रिलेटेड तुम समझ पाओगे कि थोड़ा स्लो हो जाएगा। एक तो फोटोसिंथेसिस, और दूसरा जिसको आप कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कहने का मतलब होता है वो जो लीफ से वाटर जो है एवापोरेट होता है, तो वो प्रोसेस भी आज थोड़ा स्लो हो जाएगा। आज मतलब किसी भी क्लाउडी वेदर में वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि वो सब डिपेंड करता है कि कितना सनलाइट का इंटेंसिटी उसके ऊपर फॉल करता है। अगर सनलाइट ज्यादा होगा तो लीफ के सरफेस से रेट ऑफ एवापोरेशन, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वो भी थोड़ा जल्दी होगा। देन अगर सनलाइट आपको इंटेंसिटी ज्यादा मिल रहा है तो ग्लूकोज फॉर्मेशन भी प्लांट में, यानी फोटोसिंथेसिस का रेट भी थोड़ा जल्दी होगा, स्पीड होगा, रेट थोड़ा हाई होगा, ये कहना चाह रहे हैं, रिएक्शन थोड़ा जल्दी होगा। तो एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन इन द सेंस हम यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कह रहे हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए आप एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन कहिए या कहिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए दिस फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ कैसे के लिए, एक बार हम फिर से कह रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब एक एक करके हम जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से बात शुरू करेंगे, लेकिन तुम पहले ये अश्योर हो जाओ कि तुमको ये 6 फैक्टर अच्छे से याद हो गया कि हाँ ये 6 फैक्टर है जो एक रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा। सो द फर्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक गैसियस रिएक्शन है, यानी अगर आप कंसंट्रेशन नहीं कंसीडर करके अगर आप पार्शियल प्रेशर को ले रहे हैं, तो वहां पर प्रेशर आप इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो पहले ये समझो कि रेट जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग बात कैसे कर रहे थे, उसके बाद हम आते हैं कि कंसंट्रेशन का अफेक्ट कैसे होगा। हम लोग रेट कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे। मान लो ये कोई रिएक्शन है, आर गिव्स प्रोडक्ट, किसी भी ऑर्डर का ये रिएक्शन हो सकता है। ऑर्डर अब तुम जानते हो, जब हम लोग रेट लॉ लिखते हैं, रेट लॉ मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को देखते हुए जो हम लोग लिखते थे, हम लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं बात कर रहे, रेट इक्वेशन बात नहीं कर रहे, हम रेट लॉ बात कर रहे हैं। तो ये लिखते थे रेट कांस्टेंट के, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ आर, और पावर में हम लोग वही लिखते थे जो रिएक्शन का ऑर्डर था, क्योंकि ऑर्डर को हम लोग यही डिफाइन ही करते थे कि इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ। तो यहाँ जो आप पावर लिखेंगे 1 2 3 जो भी लिखेंगे आप, वही आपके रिएक्शन का ऑर्डर होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर यहाँ पर हम पावर 0 लिखें, यानी हम 0 ऑर्डर के लिए बात करें, सिर्फ उस समय को छोड़ दो, क्योंकि जब यहाँ पावर तुम 0 लिखोगे यानी 0 ऑर्डर के लिए बात करोगे, तब तो किसी भी कंसंट्रेशन टर्म का पावर, क्या किसी भी चीज का पावर अगर 0 लिखते हैं मतलब 1, तब तो रेट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। लेकिन हम एक बार फिर से कह रहे हैं, अगर हम यहाँ 0 ऑर्डर के लिए बात करें, एक्सेप्ट 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ करके हम ये बात कर रहे हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, वहां रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, वो बिल्कुल भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर हम 0 ऑर्डर को छोड़ करके और यहाँ कुछ भी लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, कुछ भी लिखे, तो तुमको ये रेट लॉ से ही अच्छे से समझ में आ रहा है
कि अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज कर जाएगा। क्या ये तुम अच्छे से समझ पा रहे हो? देखो पहले, यानी यहां से आप समझ रहे हैं कि रिएक्शन का रेट दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से प्रोपोर्शनल है, यानी ये इंक्रीज होगा अगर आप कहते हैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम लोग इंक्रीज करें। ठीक है, सिर्फ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ करके हम बात कर रहे हैं। मान लो इससे, क्योंकि तुमको क्वेश्चन होता है बहुत सारा, इसलिए कह रहे कि मान लो तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें n इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यहां लिख दे रहे, पहले भी बताएं, सपोज करो n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बात करते हैं तो ऑर्डर का वैल्यू किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, वो नेचर पर डिपेंड करता है। फॉर अ गिवन रिएक्शन ऑर्डर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि सपोज करो C1 जो है वो था इनिशियल कंसंट्रेशन और C2 जो था वो था फाइनल कंसंट्रेशन। मतलब शुरू में आप कुछ लेकर के चले और बाद में आपका कंसंट्रेशन कुछ चेंज हो गया, तो C1 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and C2 is the final concentration of reactant। क्योंकि तुमको पहले भी बताए हैं कि ये फाइनल कंसंट्रेशन, अगर हम कहते हैं रिएक्शन, देखो यहाँ पर रेट में क्या क्या, रेट इक्वेशन में, सॉरी इक्वेशन नहीं कहो, रेट लॉ में जो रेट हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या क्या चीज पर रेट डिपेंड कर रहा है? एक रेट कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है और एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम वेरी करवा रहे हैं, C1 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड C2 इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये वेरी कर रहे हैं, इसी का इफेक्ट हम रेट पर देख रहे हैं। क्योंकि सेम रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो ये पिछले लेक्चर में बताया है कि फॉर अ गिवन रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर वेरी नहीं करवा रहे, जो कि ऑफकोर्स अभी हम नहीं करवा रहे क्योंकि हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख रहे हैं, इसका मतलब हम टेम्परेचर थ्रू आउट रिएक्शन कांस्टेंट रखे होंगे। अब जानते हैं कि एक साथ हम लोग दो दो चीज वेरी नहीं करवाते, एक साथ एक ही वेरिएबल लेते हैं और एक वो क्वांटिटी जिसके ऊपर इफेक्ट देखना है। तो टेम्परेचर भी सेम है, रिएक्शन भी सेम है, तो ना तो ऑर्डर बदलना है क्योंकि रिएक्शन का नेचर वही है, वही उसी रिएक्शन के लिए बात करें, और के भी नहीं बदलना है क्योंकि आपका टेम्परेचर भी सेम है और नेचर ऑफ रिएक्शन भी सेम है। सेम रिएक्शन के लिए सेम टेम्परेचर पे क्योंकि के भी कांस्टेंट है, तो तुम यहां से क्या कह सकते हो कि R इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। अब मान लो R1 एंड R2 आपका जो था वो रेट था इनिशियल एंड फाइनल रेट। ठीक है, सपोज करो दिस इज इनिशियल एंड फाइनल रेट्स। मतलब इनिशियल एंड फाइनल रेट कहने का मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनिशियल रेट इज रेट व्हेन कंसंट्रेशन इज C, क्योंकि आप कह रहे हैं कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है। सेकेंड टाइप आप कंसंट्रेशन चेंज कर दे रहे तो रेट भी चेंज हो गया होगा, तो हम उसको लिख दे रहे R2। ठीक है, तो यहां से क्या लिखते, देखो तो तुम लिखते नहीं R1 इक्वल्स टू के ही रहने देते क्योंकि रेट कांस्टेंट तो चेंज नहीं हो रहा। कंसंट्रेशन के लिए तुम लिखते C1 टू द पावर n। वैसे ही जब तुम R2 लिखते तो तुम क्या लिखते, के तो वही लिखते, ये क्या लिखते, कंसंट्रेशन चेंज हो गया C2 टू द पावर n, क्योंकि ऑर्डर भी सेम है। ये बात समझ रहे हो सारे लोग? यहां से जब हम R1 और R2 का रेशियो फाइंड करते तो क्या आ जाता, R1 बाई R2, के तो कैंसिल हो जाता, तो सीधा हम लिखते कंसंट्रेशन ऑफ C1 टू द पावर n बाई C2 टू द पावर n, क्योंकि n जो है पावर कॉमन है तो हम एक ही साथ लिख दे रहे टू द पावर n। ये जो एक्सप्रेशन आया हम कहेंगे इसको बहुत अच्छे से इसलिए याद रखना क्योंकि तुमको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बहुत ही जनरल भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जब आपको यहाँ आपके पास तीन टर्म इन्वॉल्व है, ध्यान दीजिए, n इज ऑर्डर, R1 and R2 are rates at concentration C1 and C2 respectively। क्वेश्चन तुमको यहाँ से ऑर्डर फाइंड करने के लिए भी हो सकता है तुमको इनिशियल फाइनल रेट दे, इनिशियल कंसंट्रेशन दे, फाइनल कंसंट्रेशन पूछे, हो सकता है इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन दे, ऑर्डर भी बता दे, एक समय का रेट दे और फिर पूछे कि सेकेंड टाइम रेट क्या हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। आप पहले टाइम लीजिए, इस इक्वेशन को अच्छे से लर्न कर लीजिए, हार्डली 30 सेकेंड आपको लगेगा या 1 मिनट लगेगा। जब इस इक्वेशन को आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करके दिखाएंगे, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स बी द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स। कोई रिएक्शन है जिसका रेट 27 टाइम्स हो जाता है। मान लो R1 इनिशियल कुछ भी, तुम्हारी मर्जी, तुम 1 रख लो, तुम्हारी मर्जी तुम x रख लो, तुम्हारी मर्जी तुम r रख लो, तुम्हारी मर्जी जो भी है। मान लो हम R1 को r मानते हैं, तो कह रहा है R2 27 टाइम्स इनिशियल का हो जाता है, यानी 27, और जो कुछ नहीं ले रहा वो सीधा लिखेगा R2 इक्वल्स टू 27R1, यहाँ लिख दे रहे 27R। ठीक है, 27 टाइम्स हो गया। कब? जब A का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, यानी अगर हम इनिशियली A के कंसंट्रेशन को, मान लो जिसको तुम C1 कह रहे थे, ठीक है, सपोज करो हम C1 लेते, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A लेते, ये था C1, मान लो इसी को ना आप कह रहे थे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, तो ये C1 का वैल्यू अगर आप X लेते हैं तो आपको C2 कह रहा है, यह क्वेश्चन में क्या कह रहा, पढ़ो, रेट बिकम्स 27 टाइम्स, रेट पहले से 27 टाइम्स हो गया जब कंसंट्रेशन को हम लोग 3 टाइम्स कर दिए, यानी 3x कर दिए। अगर वो x था तो ये 3x हो गया। जिसको मन है कि हम x और r नहीं ले, वो कोई बात नहीं, वो 1 और 3 लेकर के भी काम कर सकता है। आपसे पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हम लोग ऑर्डर को लिखते थे n से, तुमको n ही फाइंड करना है। तो याद करो क्या था फॉर्मूला, क्या लिख रहे थे हम लोग, R1 बाई R2 इक्वल्स टू C1 बाई C2 टू द पावर n, यही ना लिख रहे थे। R1 हो गया तुम्हारा R, ये हो गया तुम्हारा 27R इक्वल्स टू C1 हो गया X, ये हो गया 3X। इसीलिए तुमको बोले थे कि कोई इनिशियली 1 लेके भी काम करता तो उसका रिजल्ट तो वही होता है। यहाँ भी जो कॉमन कोफिशिएंट है उसको आप कैंसिल ही कर रहे, तो ये x कैंसिल हो गया, ये R कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से क्या हो गया, 1/27 इक्वल्स टू 1/3 पावर हो गया n। क्योंकि दोनों जो है आपका डिनोमिनेटर में ही है, तो तुम ऐसे भी कर सकते थे कि 27 इक्वल्स टू 3 टू द पावर n। कहोगे कैसे, हम कहेंगे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तो तुमको ये, नहीं अच्छा है तो उसका भी तरीका है, वो भी आते हैं, तो तुमको ये बात समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग 27 के लिए बेस अगर 3 करना चाहते हैं तो 3 का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो 27 आता है, यानी हम लोग 27 के प्लेस पर 3 टू द पावर 3 भी लिख सकते थे। और इसलिए यहाँ से तुमको समझ में आ रहा कि n का वैल्यू कितना आ गया, 3, यानी ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन कह रहा रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। कोई रिएक्टेंट है A जिसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो है वो सेकेंड ऑर्डर है, सॉरी रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर है। तुमको क्या बताए थे, ऑर्डर को आप रेट लॉ में इन्वॉल्व करते हैं, यानी आप रेट क्या लिखते हैं, कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर, अभी आपको ऑर्डर का वैल्यू दिया हुआ है 2। कोई कहता हम ऐसे नहीं लिखना चाहते टीचर, हम कहेंगे तो भी आपके पास फॉर्मूला क्या था, याद करिए, C1 बाई C2 टू द पावर n इक्वल्स टू R1 बाई R2, तो तुम डायरेक्ट इसी पे यूज कर लो ना। आप सीधे याद कर लीजिए कि आपको गिवन है ये ऑर्डर था, यहाँ पर ऑर्डर का वैल्यू दिया हुआ है n इक्वल्स टू 2, n का वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकेंड ऑर्डर, यहाँ देखो लिखा हुआ है सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, तो n का वैल्यू दिया हुआ है 2। अब तुमसे पूछा जा रहा है हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन अल्टर्ड, रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा। अब दो केस है, पहला जब कंसंट्रेशन A को क्या कर दे हम लोग डबल, यानी पहला जो तुमसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में तुमसे कहा जा रहा कि अगर हम C2 को C1 से डबल कर दे, C1 इंटू 2 कर दे, तो R2 क्या हो जाएगा। तो सीधे डालो अपने क्वेश्चन में, और मतलब जो तुमको कंडीशन दिया हुआ है उसमें डालो और अपना आंसर पाओ, क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा बोलो। यहाँ पर R1, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हाँ यस 4 टाइम्स R1 बाई R2 इक्वल्स टू C1 हो गया तुम्हारा जैसा था वैसे ही, C2 हो गया तुम्हारा 2 इंटू C1 टू द पावर 2 दिया हुआ है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से R1 बाई R2 तुम निकालोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, यानी आपका R2 इक्वल्स टू वॉट, 4 इंटू R1, यानी आप लिखेंगे कि रिएक्शन रेट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल, पहले का 4 गुना हो गया।
सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि एक एक कंसंट्रेशन को आप हाफ कर दिए हैं, यानी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को आप x या c जो भी मानना है मानो, तो सेकेंड टाइम C2 इज हाफ ऑफ इनिशियल, यानी x/2 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि रेट क्या हो जाएगा इनिशियल से। तो क्या था फॉर्मूला, याद करो, हम लोग फॉर्मूला यहाँ कह रहे थे R1/R2, तो यहाँ लिख रहे R1/R2 इक्वल्स टू C1/C2, तो C1 इज x, C2 इज x/2 टू द पावर व्हाट n, ये कैंसिल हो गया x, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं R1/R2 इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर चला गया तो 2 टू द पावर n का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए ऊपर में ही था। विथ रिस्पेक्ट टू a ये कैसा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर, यानी 2 हो गया, यानी ये आ गया 4। तो यहाँ से देखो जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मतलब R1/R2 इक्वल्स टू 4, तो आप इसीलिए क्या कह पाएंगे R2 इक्वल्स टू व्हाट, ऊपर लेके जाओगे ना तो R1/4 आ जाएगा, यानी इनिशियल से 4 टाइम्स रेट जो है वो स्लो हो गया, इट बिकम्स 1/4 ऑफ इनिशियल रेट। देखो कि अगर इतना तक समझ गए हो तब अब सेकेंड फैक्टर के लिए बात किया जा सकता है। अगर यहाँ तक कोई किसी को इश्यू है तो उसको पहले जाना चाहिए, इनिशियली जहां से स्टार्ट किए फैक्टर्स अफेक्टिंग से, एक बार यहाँ तक तुम देख लो। देखो सेकेंड फैक्टर जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है दैट इज टेम्परेचर। दो सवाल है, एक तो इफेक्ट कैसे करता है, यानी टेम्परेचर किसी रिएक्शन के रेट पर कैसे अपना इन्फ्लुएंस डालता है, और दूसरा क्यों। तो पहले कैसे का जवाब सुन लो, उसके बाद फिर क्यों का जवाब देंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट था, तुम याद करो बताए थे कि रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जब हम लोग रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो याद करो कैसे लिखते थे रेट लॉ में, R इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर, जो भी ऑर्डर होता था वो हम लोग रेट लॉ में दिखाते थे। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे, मेरी बात को ध्यान से समझना, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, क्योंकि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, यानी रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है। जो एक्चुअल हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर रेट पर कैसे अफेक्ट करेगा, तो होता यह है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, क्योंकि रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा, और अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो यहाँ से समझ में आ रहा है सबको कि R इज प्रोपोर्शनल टू K, अगर K इंक्रीज होता है तो R भी इंक्रीज होगा, तो रेट भी इंक्रीज होगा। अब सवाल है कैसे, या फिर ये अगर इंक्रीज होता है रेट कांस्टेंट तो क्यों इंक्रीज होता है। लेकिन उसके पहले एक चीज को ये समझो कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट या रेट का जो इन्फ्लुएंस है एक दूसरे पर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट या फिर कहो रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज हो रहा है वो एक्चुअली कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम लोग कहते थे ना कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन कम होगा, और अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का अगर इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है, तो रिएक्शन फास्टर रेट से होता है। पिछले लेक्चर में भी बताए हैं कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ऐसे दिखाते थे, यानी जैसे जैसे टाइम आप इंक्रीज करवा रहे, कंसंट्रेशन आपका घटते जा रहा है, और अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट का स्पीड भी कम हो जाएगा। अगर हम जीरोथ ऑर्डर के लिए बात ना करें, जीरोथ में तो खैर इंडिपेंडेंट है, लेकिन जीरोथ के अलावा किसी और रिएक्शन के लिए बात करोगे तो यहां से समझ रहे हो R डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑल्सो। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का धीरे धीरे कम होता जा रहा, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। मतलब ये कि जब रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन होता है, दोनों बात अलग है, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों को मिक्स नहीं करना। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, क्योंकि रिएक्टेंट आपका कम होता जाएगा, तो आप सोचिए कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर वो जीरोथ ऑर्डर नहीं है, तो जब स्टार्टिंग किए थे रिएक्शन, एकदम अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, उस पर वो बहुत स्पीड से वो शुरू हुआ होगा। धीरे धीरे जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करते हो तो रिएक्शन का स्पीड थोड़ा कम होता जाता है। ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का इफेक्ट हुआ रेट पर। अब हम कह रहे हैं कि जिस समय आपका कंसंट्रेशन कम भी हो गया,
यानी आप रिएक्शन बहुत टाइम से करवा रहे हैं और आपका रिएक्टेंट बहुत कम बचा, तो नो डाउट रिएक्शन का रेट कम हो गया। उस समय भी अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करवा दोगे तो रिएक्शन पहले के कंपैरिजन में फास्टर रेट से हो जाएगा। और अगर बिगिनिंग में जब तुम्हारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था तब भी तुम टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो रिएक्शन अपने ओरिजिनल स्पीड से फास्टर रेट से होगा। कहने का मतलब ये कि तुम्हारे रिएक्शन में इनिशियली या बीच वाले टाइम में या एकदम जब रिएक्शन कंप्लीशन के पास था उस समय कंसंट्रेशन वैरी करता है, उसके वजह से रेट वैरी करता है। जब ज्यादा कंसंट्रेशन है तो फास्टर रेट, जब कम कंसंट्रेशन है तो स्लोअर रेट। लेकिन आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पर कंसंट्रेशन भले जो भी हो, उस पॉइंट पर रेट भले जो भी हो, अगर आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। तुम देखो कि पहले ये बात तुम अच्छे से समझ पाए हो। अब सवाल है, ठीक है, टेम्परेचर राइज करने से रिएक्शन का रेट जनरली बढ़ जाता है, लेकिन कैसे बढ़ जाता है, कितना टाइम्स बढ़ जाता है? जैसे वहां पे कहते थे हम लोग की कंसंट्रेशन टू द पावर n, तो वैसे कैसे बढ़ता है? क्या ये भी ऑर्डर पे डिपेंड करता है? हम कहेंगे नहीं, होता है एक्चुअली ये है, और ये एक्सपेरिमेंटली जो है हम लोगों को समझ में आया है। विथ एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये राइज है, राइज का मतलब ये एक्चुअली चेंज इन टेम्परेचर है। और हम कह रहे हैं, मेरी बात ध्यान से समझो, चेंज जब हम लोग बात करते हैं ना तो चेंज दोनों स्केल पे बराबर होता है, ये सेम होता है डिग्री सेंटीग्रेड पर भी और ये सेम होता है केल्विन पर भी। डिफरेंस जो होता है ना, क्योंकि ये डिफरेंस है तो डिफरेंस ये सेम होगा चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में बात किया जाए या केल्विन में बात किया जाए। हम कह रहे 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर राइज करोगे, इंक्रीज करोगे, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि रिएक्शन जो है वो अपने इनिशियल रेट से डबल हो जाएगा। With every 10 degree centigrade rise in temperature, rate of reaction becomes twice. रेट जो है वो दोगुना हो जाएगा जनरली, लेकिन कभी कभी ये थ्राइस भी होता है। मतलब एग्जैक्टली थ्राइस तो नहीं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसा भी नोन है जिसमें रेट 2.7 टाइम्स बढ़ जाता है, 2.8 टाइम्स बढ़ जाता है। तो अगर 2.8 टाइम्स बढ़ गया यानी अप्रोक्सीमेटली हम लोग उसी को कहते हैं, या 2.7 टाइम्स बढ़ गया तो हम लोग उसी को कहते हैं कि लगभग 3 गुना हो गया। लेकिन क्योंकि ऐसा आपके पास कम ऑप्शन है और मैक्सिमम केसेस में रेट जो है ट्वाइस ही होता है, ये इसलिए बता रहे कि अगर ऑब्जेक्टिव में मेरे पास एक ऑप्शन हो कि विथ 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, और ऑप्शन हो ट्वाइस, थ्राइस, और एक ऑप्शन हो ट्वाइस और समटाइम्स थ्राइस, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज ट्वाइस और समटाइम थ्राइस। लेकिन अगर हमको मान लो कुछ डाटा दिया हुआ है और हमको किसी हायर टेम्परेचर पे या लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन का रेट फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो इन दैट केस हम जब सॉल्व करेंगे और जब तक कुछ मेंशन नहीं है 3 टाइम्स या 2.5 टाइम्स, तब तक हम इसको ट्वाइस ही लेकर के बात करेंगे। तो इस चीज को हम लोग एक टर्म से डिफाइन करते हैं एंड दैट टर्म इज कॉल्ड टेम्परेचर कोसेंट। टेम्परेचर कोसेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Q10 से। कभी कभी टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं इसको। डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज, और ये क्वेश्चन होता था जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था ना, तो ये क्वेश्चन पूछता था डिफाइन टेम्परेचर कोसेंट और टेम्परेचर कोफिशिएंट और व्हाट इज Q10। तो ये नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखे हैं 10। Q10 को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, रेट कहो या रेट कांस्टेंट कहो, क्योंकि हम पहले ही बताएं दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्चुअली जो इसका डेफिनेशन है दैट इज इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, एक ही रिएक्शन का। अब किसी को लगेगा टीचर पहले तो कहती थी एक ही रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट बदलता नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलता था तब जब टेम्परेचर सेम रहे, अभी तो हम टेम्परेचर ही बदल रहे हैं ना। तो फॉर अ गिवन रिएक्शन
रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर पर आप रेट कांस्टेंट मेजर करेंगे, उस दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है। देखो ये T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट है और ये है T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट। तो इस दोनों के रेशियो को ही हम लोग उस रिएक्शन का टेम्परेचर कोसेंट कहेंगे। और हम क्या कह रहे हैं कि क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है, दिख रहा है सबको, और हम यहाँ से क्या बोले कि 10 डिग्री अगर टेम्परेचर राइज करोगे तो रेट कांस्टेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली और समटाइम्स व्हाट 3, ठीक है। तो इस चीज को आपको जो है वो याद रखना है कि इट इज 2 और समटाइम्स 3, लेकिन ऐसे तो ज्यादा सही ऑप्शन होगा जिसमें ये दोनों रहे, अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट यूज करना है तो आप 2 लिखेंगे। और जनरली जब क्वेश्चन देता है ना तो वहां ये मेंशन भी होता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने से रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो गया, तो बताओ इतने से इतने पे पहुंच गया तो कैसे होगा। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। आते हैं क्वेश्चन पे और फिर इस सवाल का जवाब भी देंगे कि एक्चुअली ये प्रोसेस हो क्यों रहा है, क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का स्पीड बढ़ जा रहा है, उस पर भी आते हैं। अब सबसे पहला जो सवाल आ रहा है वो ये कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से आखिर ऐसा क्या हो जाएगा कि रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। तुमको हम शुरू में ही ये बताए हैं कि हम लोग जिस रिएक्शन का रेट फाइंड कर पाते हैं दैट रिएक्शन इज मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और मॉलिक्यूलर रिएक्शन में पहले बॉन्ड टूटता है, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, जरा अब चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना। हम लोग क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसको आप कहते हैं रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, या उस जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा आप कहेंगे रिएक्शन उतने फास्टर रेट से हो रहा है। तो हम कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा, यानी अगर प्रोडक्ट ज्यादा बना तो आप कहेंगे रिएक्शन का रेट ज्यादा है। प्रोडक्ट ज्यादा बनने का मतलब है नया बॉन्ड ज्यादा बना, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा हुआ। ये इसलिए कि अगर बिना कोलिजन थ्योरी में जाए तुमको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहे तो तुम इससे आराम से समझ पाओगे कि नया बॉन्ड जो है वो जरूर तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा नया बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अब क्योंकि तुमको बताए थे, याद करो जब एग्जाम्पल लिए थे कि सपोज तुम्हारे पास CH4 है, ये कार्बन हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट का बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो हर कोई अपना ऑक्साइड बना रहा है, कार्बन बना रहा है CO2, ये नया बॉन्ड हुआ, और हाइड्रोजन भी बना रहा है H2O। तो ये जो बाद में जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज न्यू बॉन्ड, इसी को कह रहे हैं हम न्यू बॉन्ड। क्यों कह रहे हैं न्यू बॉन्ड, क्योंकि पहले पुराना बॉन्ड टूट गया। और ये देखो पहले वाले लेक्चर में ये चीज को हम बोले हैं, ये पहले तुम्हारा पुराना बॉन्ड टूटेगा, ऑक्टेट डिस्टर्ब होगा, तभी तो फिर से बॉन्ड बनेगा ना, अदरवाइज सबका ऑक्टेट ड्यूप्लेट पूरा है तो और बॉन्डिंग क्यों करेगा। कॉन्सेप्ट ही यही है कि भाई ऑक्टेट ही तो पूरा करना चाहता है, जब ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है तो नया बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो पहले पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ये सब अलग हो जाएगा, कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ ये भी अपना बॉन्डिंग कर लिया, और ये कार्बन भी जो है ऑक्सीजन के साथ ही अपना बॉन्डिंग कर लिया, दो तरफ बॉन्डिंग किया तो CO2 बना, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है तो दोनों तरफ हाइड्रोजन के साथ लिंक किया तो H2O बना। यानी कहने का मतलब ये कि नया बॉन्ड कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा कि पुराना बॉन्ड कितना टूटा, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग पर। अब यही मेन आपका मोटिव है, समझना आपको यही है, बॉन्ड ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट। देखो बॉन्ड टूटता कैसे है एक रिएक्शन कंटेनर में, ये समझो। क्यों हम लोग कहते हैं कि हीट देना पड़ता है। ये मान लीजिए आपका कंटेनर है और इस कंटेनर में सपोज करो बहुत सारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो होता ये है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है, आप हीट दे रहे हैं, सबका अपना काइनेटिक एनर्जी है। आप सीधे ऐसे समझिए कि आप जो हीट दे रहे हैं, आपको पता है कि एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी ज्यादा कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, यानी मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे, मेरी बात को समझना, यही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे बाहर से, टेम्परेचर का क्योंकि आप इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो समझिए कि हो क्या रहा है। एक्चुअली टेम्परेचर आप जैसे ही बढ़ाते हैं
मॉलिक्यूल जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब होता है सबका स्पीड बढ़ना, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, हाफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ा इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट स्पेसीज है, उसका स्पीड बढ़ा। सवाल है स्पीड बढ़ने से क्या हो जाएगा टीचर? हम कहेंगे सारा खेल स्पीड बढ़ने का ही तो है। देखो, मान लो ऐसे समझो कि ये एक रोड है, दो लोग आ रहे हो एकदम सामने से, हेड ऑन, टकरा ही जाओगे अभी। एक पैदल या मान लो साइकिल से या बाइक से, दूसरा भी साइकिल से या बाइक से, जो भी कंसीडर कर, चलो बाइक ही कंसीडर करें, ठीक है। और दोनों का बाइक जो है वो बकायदा जिसको बोलते हैं लुढ़कना, रोल करना, वो मान लो रोल कर रहा है 10 मीटर, हम किलोमीटर नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 10 मीटर। और 5 मीटर, 5 मीटर मतलब जितना एक साड़ी का लेंथ भी नहीं होता। 1 घंटे में वो बस उतना ही लुढ़क सकता है। तो तुम समझ जाओ तुम्हारे साइकिल का, अगर साइकिल पे हो तो साइकिल का स्पीड कितना होगा, ठीक है। अब मान लो इतने स्पीड में तुम्हारा साइकिल या बाइक दोनों एकदम सामने से आकर के, दोनों बाइक राइडर जो है वो टकरा ही जाता, यानी दोनों का बाइक ऐसे सामने से एकदम आया और वही 5 या 10 मीटर पर आवर ऐसे ऐसे खाली हिलते 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 आया और आ करके जो है टकरा गया। जरा सवाल का जवाब देना, जो बाइक पर बैठे हुए लोग थे, मतलब जो बाइक राइडर था, तुमको ऐसा तो पूरा विश्वास है कि उसका हाथ पैर सब टूट ही जाएगा? टूट जाएगा क्या? एग्जैक्टली कभी नहीं टूटता। तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हो कि कभी नहीं टूटता। लेकिन सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करो, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं। ये जो दो बाइक राइडर था, दोनों सामने से जा रहा था, स्पीड 100 किलोमीटर पर मिनट। अब समझ जाओ, अब इसका स्पीड क्या हो गया, 100 किलोमीटर पर मिनट मतलब अच्छा स्पीड जो है वो फेल है, ठीक है। राजधानी दुरंतो सब फेल है इसके सामने, इतने स्पीड से ये जा रहा है। अब अगर ये दोनों टकराए तो क्या उसका हाथ पैर बचेगा? बिल्कुल नहीं बचना है। हाथ पैर बचना नहीं है कहने का मतलब क्या, जो हाथ पैर था दैट वाज एग्जांपल ऑफ बॉन्ड। और जो आदमी बैठा हुआ था या जो तुम्हारा बाइक था, बाइक का भी अब कोई कल पुर्जा नहीं बचने वाला है, तो वो बाइक या उसके ऊपर जो आदमी बैठा हुआ है दैट इज एग्जांपल ऑफ एटम। और जो टूट रहा है हाथ पैर या बाइक का हैंडल या उसका बॉडी, वो बॉन्ड है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब दो लोग अगर बहुत स्लो स्पीड से टकराएंगे तो उनके हाथ पैर टूटने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक वैसे ही जब दो मॉलिक्यूल बहुत स्लो स्पीड से कोलाइड करेगा तो उस कोलिजन के बाद बॉन्ड टूटना ही नहीं है, वो बस ऐसे हिलते 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 आया, टकराया, बस अपना रास्ता बदला और कुछ नहीं टूटना उठना है। लेकिन अगर हम यही चीज कहते हैं कि आया बहुत फास्ट स्पीड से, मान लो ये थोड़ा सा ऐसा है, दोनों ऐसे ऐसे है और एकदम फास्ट स्पीड से, तो एक देखो इसका गया क्या, है ना। यही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि अगर बहुत फास्ट स्पीड से आया तो पूरा चांसेस है कि उसका बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। और जिस कोलिजन के बाद बॉन्ड टूटता है, हम लोग एक्चुअली उसी कोलिजन को काम के लायक समझते हैं। काम के लायक मतलब रिएक्शन के लिए उसको इफेक्टिव मानते हैं, ठीक है। तो अब तुम ये समझो कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ेगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। और अगर स्पीड बढ़ेगा तो क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन नहीं, कोलिजन का तो कोई कोलिजन बढ़ने से अगर कोई कहे कोलिजन का नंबर 5 टाइम्स हो जा रहा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी 5 टाइम्स हो जाएगा क्या? तो जवाब है नहीं। प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन उसको जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए इफेक्टिव है, और इफेक्टिव वही है जिस कोलिजन के बाद बॉन्ड टूटता है। तो स्पीड बढ़ा तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, और इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है बॉन्ड तो टूटा ही टूटा। तो बॉन्ड टूटा, जितना ज्यादा बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी जल्दी नया बॉन्ड बनेगा और आपका प्रोडक्ट बना, यानी आप कहेंगे रिएक्शन का स्पीड बढ़ गया।
तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। तुम देखो कि तुम ये बात समझ पाए कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, जो मॉलिक्यूल जिसका रिएक्शन होना है उसका स्पीड बढ़ जाएगा, और ज्यादा स्पीड से अगर वो टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो जाहिर है बॉन्ड टूटेगा, और जिस कोलिजन में बॉन्ड टूट रहा है उसको कह रहे हैं इफेक्टिव कोलिजन। यानी स्पीड ज्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी जो है कोलिजन के इफेक्टिव होने का बढ़ेगा, ज्यादा बॉन्ड टूटेगा, और अगर ज्यादा बॉन्ड टूटा तो नया बॉन्ड भी बनना पड़ेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या कहो स्टेबिलिटी पाने के लिए। और जब ज्यादा बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड बनने के बाद जो स्पेसिस बन रहा है उसी का तो नाम प्रोडक्ट है, यानी रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी बढ़ गया। अब जब तुम ये जान गए कि टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ता है, एक चीज, दूसरा चीज ये कि अगर हम टेम्परेचर 10 के मल्टीपल में इंक्रीज करें तो हर एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर के साथ रिएक्शन का रेट, या फिर कहो रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाता है। और जाहिर है रेट कांस्टेंट अगर डबल हो जा रहा है, अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो हम इसी को ऐसे भी तो लिख सकते थे कि रेट एट T+10 बाई रेट एट T डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी जो है वो डबल या कभी कभी ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल था इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं। तो एक तो आपको क्वेश्चन यहां से होगा, और एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि क्या हमेशा ऐसा जरूरी है कि टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ही राइज करेगा? ऐसा जरूरी है? कभी ऐसा जरूरी है कि 10 और 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40? कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करें बाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो कोई 25 डिग्री पे रिएक्शन करवा रहा था और वो फिर उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाने लग गया, तब क्या करेंगे? तो देखो हम क्या कह रहे हैं वो मेरी बात समझो। अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवा रहे थे, एंड सपोज करिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन वाज R, जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड नाउ यू आर परफॉर्मिंग दैट सेम एक्सपेरिमेंट एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, आप टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो हम क्या बोले, जब 10 डिग्री बढ़ाओगे, यानी 25 से 10 मतलब तुम 35 पे पहुंचे, तो रिएक्शन का रेट इससे डबल यानी 2R हो जाता है। जब तुम 35 से 45 पे पहुंचे तो अब रिएक्शन का रेट अपने इनिशियल, यहाँ 10 बढ़ा है, यहाँ से 35 से 45 पे आए तो 10 का इंक्रीज हुआ, तो यहीं से अब आप रेट को डबल करेंगे, यानी 2R का डबल 4R हो गया। अब अगर ऑप्शन में होता और 45 से 50 मतलब फिर से 5 डिग्री आप बढ़ा रहे हो, तभी आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेंगे ना। 50 डिग्री पहुंचने के लिए 45 में 5 इंक्रीज करना होगा, तो जाहिर है रेट भी जो है वो 4R मतलब 4 टाइम्स से थोड़ा ज्यादा होगा। तो मान लो अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एक ऑप्शन तुम्हारे पास 2 टाइम्स है, एक है रेट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, एक है रेट इंक्रीजेस बाय 6 टाइम्स, ठीक है, एक है रेट इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स, तो तुम्हारा 6 टाइम्स वाला ऑप्शन शायद सही हो जाएगा, या 5 टाइम्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 वाला नहीं होगा, क्योंकि 8 के लिए मतलब इसको डबल होने के लिए फिर से आपको जो है ये ट्वाइस हो रहा ना, ये भी ट्वाइस हो रहा है यहाँ से, ये भी ट्वाइस हो रहा है यहाँ से, तो फिर से आपको टेम्परेचर जो है 10 डिग्री राइज करवाना पड़ता है, यानी 55 पे होते तो रेट जो है वो 8R होता। तो अभी 4R और 8R के बीच में आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन सही आप कर लेंगे। लेकिन कोई कहेगा कि ये तो एक तरह से तुक्का ही हुआ ना, क्या हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो कि ये बता पाए कि अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री या अपने मन से 10 के मल्टीपल में नहीं इंक्रीज करके टेम्परेचर किसी और वैल्यू से इंक्रीज करे तो रिएक्शन का रेट कैसे चेंज होगा? तो हम कहेंगे देखो उसके लिए आगे एक बात करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन। लेकिन वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे, उसको करेंगे। इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस EA बाई RT, ठीक है, दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। यहां से सिर्फ अभी तुमको ये कहेंगे, ये हम अभी आर्हेनियस इक्वेशन मेरा अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है, पहले फैक्टर्स को कंप्लीट करेंगे देन आई विल कम टू दिस पॉइंट। लेकिन ये आप समझिए कि आर्हेनियस इक्वेशन भी जो है ना वो एक्चुअली यही बताता है कि कैसे जो है वो टेम्परेचर रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, क्योंकि वो रेट कांस्टेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है ये यहाँ से पता चलता है। देखो यहाँ से समझ पाओगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्योंकि ये T डिनोमिनेटर में है तो ये जो पावर एक्सपोनेंट है ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। अब क्योंकि साइन यहाँ पर माइनस है, यानी ये एक्चुअली डिवीजन में था, इसको अगर ऐसे लिखे तो ये ऐसा होगा a e टू द पावर EA बाई RT,
अब अगर हम कह रहे हैं कि ये वाला पावर जो है वो कम हो जा रहा है टेम्परेचर राइज करने से, ध्यान से समझो, टेम्परेचर राइज, ये टी इंक्रीज, तो ये पूरा पावर डिक्रीज। और अगर हम कह रहे हैं ये एक्सपोनेंट का जो भी पावर था ये अगर डिक्रीज हो गया, तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ध्यान दो, डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज हो गया इसका मतलब है के का वैल्यू क्या, इंक्रीज। अब यहाँ क्योंकि आप एब्सोल्यूट वैल्यू डालते हैं टेम्परेचर का, 1 डिग्री बढ़ाओ 2 डिग्री जो भी, आगे बात करेंगे इसको फिर कंपेयर करके, अलग अलग टेम्परेचर के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट को कंपेयर करके इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अभी ये आपको टेंशन इसलिए नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना, उसके पीछे दो कारण है। एक तो ये है फैक्टर्स ही, लेकिन आर्हेनियस इक्वेशन आपको एक अलग टॉपिक है, तो इसको बात करेंगे जब हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन, उस समय इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए तुम यही याद रखोगे कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन का रेट डबल, कभी कभी ट्रिपल, ऐसे जब तक मेंशन ना हो आपको डबल ही लेना है। अब डबल जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हर एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, और अगर कोई कहेगा कि टीचर मान लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस रहे 70 डिग्री का, तो क्या हम 7 बार ऐसे 10 डिग्री फिर 10 डिग्री फिर 10 डिग्री ऐसे करेंगे? हम कहेंगे नहीं, उसके लिए तुम एक चाहो तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। क्या? रेट या रेट कांस्टेंट जो भी कहो, एट हायर टेम्परेचर बाई रेट और रेट कांस्टेंट, जिस भी चीज के लिए बात कर रहा है, एट लोअर टेम्परेचर, दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। अब कोई कहेगा x क्या है, तो हम कहेंगे x ये है कि 10 का कितना मल्टीपल्स आपको जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी दिस इज चेंज इन टेम्परेचर बाई 10। अब टेम्परेचर चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में है चाहे केल्विन में, आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, इसी एग्जांपल को देखो, अगर हम कहते हैं कि टेम्परेचर मेरा 10, 20, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज हुआ, तो तुमको यहाँ समझ में आ रहा है कि रेट 8R हो गया, यानी 8 टाइम्स इंक्रीज कर गया। मान लो हम इस फॉर्मूला को चेक करना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला मेरा सही फिट हुआ या नहीं फिट हुआ, तो कैसे करते? तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मेरा 25 से चला गया 55 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब चेंज इन टेम्परेचर मेरा कितना हो गया, 30। इंक्रीज है इसीलिए अभी हम हायर रेट बात करेंगे, डिक्रीज होता तो लोअर वाला रेट हम निकालते और हायर वाला जो दिया होता उसको मानते। ये हम क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो फाइनल रेट इज हायर, इनिशियल वाज लोअर। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा, यानी ये आपका फाइनल हो जाएगा लोअर, और इनिशियल वाज मोर तो वो आपका हायर हो गया। ये हो गया 30, तो x यहां से कैसे निकालोगे, 30/10 यानी कितना आ गया, 3। अब यहां तुम कहोगे रेट एट हायर बाई रेट एट लोअर, इसी से 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 8 ही तो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हायर रेट विल बी 8 टाइम्स ऑफ लोअर रेट, मतलब जो अभी आपके पास रेट है रिएक्शन का रेट उससे 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा अगर आप 25 से 55 पे चले जाएंगे। तो देखो कि अगर इतना दूर तुम अच्छे से समझ गए हो तो अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए और है जो तुम अभी करोगे। बस आज इतना ही बात करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तो आज बस इतने पे ही छोड़ देंगे, रिमेनिंग फैक्टर्स हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर रिएक्शन रेट इज डबल, जो हम तुमको अभी बताएं। इफ टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। कहा जा रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया, तुमको बताना है कि रेट कितना टाइम्स हो जाएगा। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कोई 10 से शुरू करे और फिर 10 से 20 पर जाए, 10 डिग्री, फिर 20 से 30 पे जाए, 30 से 40 पे जाए, 40 से 50 पे जाए, 50 से 60 पे जाए, 60 से 70 पे आए, 70 से फिर 80 पे आए, 80 से फिर 90 पर आए, और फिर 90 से वो पहुंचा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर थोड़ा लंबा डिफरेंस दे दिया ना टेम्परेचर का तो बड़ा मुश्किल है कि आप खींच खींच करके पहुंचिए अब 100 तक। तो इस मेथड से करेंगे, इसलिए बोले कि जब टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा ज्यादा रहे ना तो इस झंझट में परो ही मत, तुम सीधा अपने फॉर्मूला को यूज करो कि रेट एट हायर, क्योंकि तुमसे हायर पर ही पूछा जा रहा है कि अगर हम 10 से 100 पे पहुंच जाए तो रेट कितना टाइम्स हो जाएगा।
तो रेट एट हायर बाय रेट एट लोअर, सीधा ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, दैट वाज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। और x कैसे हम लोग निकाल रहे थे, चेंज इन टेम्परेचर बाय 10। टेम्परेचर चेंज यहाँ कितना हुआ, तो आप 10 से 100 पे गए, सो डिफरेंस इज ऑफ 90। 90 बाई 10 करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 9। यानी अब यहाँ वापस आ जा रहे हैं, यानी हम कह रहे रेट एट हायर बाई रेट एट लोअर इक्वल्स टू 2 टू द पावर 9। जब तुम 2 टू द पावर 9 करोगे तो करके देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करो तो इट विल बी 512। यस, इट विल बी 512। So you can say rate at higher temperature will be equal to 512 times of rate at lower temperature। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऐसा भी तो होता है ना, जब किसी को लगे कि अब फॉर्मूला इतना सारा हर समय हम ये फॉर्मूला ही लर्न करते रहे, नहीं मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो यहां से करेगा कि जब वो 10 से 20 पे गया तो कितना हो जाएगा, देखो डबल। ठीक है, 30 पे गए तो 4 टाइम्स, 40 पे गए तो 4 का डबल यानी 8 टाइम्स, 50 पे गए जब फिर 10 डिग्री बढ़ गए तो 16 टाइम्स, फिर 60 पे गए तो 16 का डबल 32 टाइम्स, फिर 70 पे गए तो 64 टाइम्स, 80 पे गए तो मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड जब राइज हो गया, 80 पे गए नहीं, मेरी बात को ध्यान से समझना, 10 से 20 पे गए 10 डिग्री राइज हुआ, अभी तुम 80 से 90 पे जा रहे हो, 70 टू 80 पे जा रहे हो, तो हर बार 10-10 डिग्री बढ़ने का मतलब है आपका रिएक्शन अपने जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं वहां से डबल हो गया। तो अभी जैसे ही तुम 70 से 80 पे आओगे, यहाँ पे राइज 80 नहीं हुआ, राइज इज 70, 10 से 80 आए, इस डिफरेंस में अगर यहीं तक आना होता तो डिफरेंस 70 का होता। लेकिन हम तो ये पूरा प्रोसेस ओपन करके दिखा रहे हैं ना कि जब आप 10 से शुरू किए, यहां से आप शुरू किए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, 20 पे गए यानी 10 डिग्री राइज हुआ तो डबल हुआ, फिर 10 डिग्री राइज हुआ 4 टाइम्स हुआ, फिर 10 डिग्री राइज हुआ 8 टाइम्स हो गया क्योंकि 4 का डबल, फिर 10 डिग्री राइज हुआ तो अब 8 का डबल, फिर 10 डिग्री राइज हुआ तो 16 का डबल 32, फिर 10 डिग्री राइज हुआ मतलब 60 से 70 पे आए तो अब 32 का डबल 64, फिर 10 डिग्री राइज हुआ तो 70 टू 80 आए तो अब 64 का डबल इट विल बी 128 टाइम्स। फिर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाए तो तुम अभी 90 पे ही पहुंचे, तुमको फाइनली पहुंच जाना है कितने पे, देखो यहाँ 100 पे पहुंच जाना है, तो 128 से जब तुम 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर आओगे तो तुम पहुंच गए 256 टाइम्स। अभी आपका एक और पॉइंट बाकी है, आप 90 से जब 10 डिग्री बढ़ाएंगे आप 100 पे पहुंच जाएंगे, यहीं पे पहुंचना था। एंड नाउ रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 512 टाइम्स। तो अगर जिसको लगता है कि मेरे पास रफ पेज भी बहुत होगा और हमको पेशेंस भी बहुत है, वो अपना 10 करके बढ़ाते जाओ, और कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन सेटर जो है मेहरबान और वो जो दे दे सीधा 100 से 320 तक बढ़ाओ, तब तो बस ऐसे खींचते ही रह जाना पूरे क्वेश्चन पेपर पे। तो उससे बेटर है कि हम जितना में ये इंक्रीज करेंगे और फिर बीच में कहीं कंफ्यूज होंगे, सो इट्स बेटर कि आई यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला और हम सीधा फाइनल कर ले कि मेरा रेट क्या होगा। बस केवल ध्यान ये रखना है कि दिस इज रेट एट हायर टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर का रेट है और ये है रेट एट लोअर टेम्परेचर। अब अगर हायर वाला दे के लोअर पे पूछे तो ये RL निकालो, और अगर लोअर ये तो हमेशा x तो हमेशा वही है, चेंज इन टेम्परेचर बाय 10। देखो कि अगर इतना तक अच्छे से समझ गए हो तो आज बस इतना ही, यहीं पर आज रोक देंगे, रिमेनिंग फैक्टर्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.